आम खाने वाली सास बहू। ये कहानी है रामपुर गांव में रहने वाली चटोरी सास बहू की, जो आम खाने की शौकीन थी। शीला चौखट पर बैठी हुई गेहूं साफ कर रही थी, तभी बरसात की बूंदें पड़ने लगती हैं, जिसे देखकर शीला और उसकी बहू खुशबू खुशी से झूमते हुए कहती है, अरे खुशबू बहू, देख बरसात शुरू हो गई है, जल्दी से टोकरी लेकर आ जा। हाय माँ जी। खुशबू जल्दी से टोकरी लेकर बाहर आती है और दोनों चटोरी सास बहू आम चुनने के लिए भरी बरसात में जंगल निकल जाती हैं, जहां घने पेड़ पर बहुत सारे पीले रसीले आम लदे होते हैं और बहुत सारे आम जमीन पर गिरे होते हैं, जिसे देखकर आम खाने की लालच में सास बहू के मुंह से लालच के मारे लार टपकने लगती है। माँ जी, कितने सारे मीठे आम गिरे हैं। चलिए, मतलब आज से आम का सीजन शुरू हो गया है। अब हम सास बहू मजे से खूब सारा आम खाएंगे। दोनों सास बहू पल भर के भीतर ही सारे आम टोकरी में भर लेती हैं और घर आते ही आमों पर टूट पड़ती हैं। अरे वाह, क्या मीठे आम हैं, खाते ही मिश्री की तरह मुंह में घुल मिल जा रहे हैं। हाँ माँ जी, इतने मीठे आम खाकर मजा आ गया। और फिर हम सास बहू आंखें बिछाकर गर्मियों में आम आने का इंतजार करती हैं, तब जाकर ये आम खाने को मिलते हैं। दोनों सास बहू गपागप एक एक करके सारे आम सफा चट कर जाती हैं, आमों के छिलके वहीं छोड़ देती हैं। देखते ही देखते शाम ढल जाती है, जिसके बाद खुशबू घर की साफ सफाई करके खाना बनाना शुरू करती है। तभी शंकर और अनिल घर आते हैं। अरे आ गए आप दोनों। हाँ माँ, बहुत बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। ठीक है, हाथ मुंह धो लो, मैं बहू को खाना लगाने को बोलती हूँ। इसके बाद खुशबू अनिल और शंकर को खाना परोसती है। तभी शंकर कहता है, अरे क्या बात है, तुम दोनों सास बहू खाना नहीं खाओगी क्या? नहीं, वो हमारा पेट भरा भरा सा है। अरे ऐसा भी क्या खा लिया था? शंकर ऐसा पूछ ही रहा होता है, तभी उसकी नजर आमों के ढेर सारे छिलके पर पड़ती है और वो कहता है, अच्छा, तो तुम सास बहू ने आम के चटकारे लगाए हैं? हाँ जी, अब तुम्हें तो पता ही है, हम दोनों सास बहू को आम खाना इतना पसंद है कि बस एक बार ये मीठे आम खाना शुरू करते हैं तो मुंह से छूटते ही नहीं। शीला के मुंह से आम की वाहवाही सुनकर शंकर चुप हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ गांव की गलियों से लेकर बाजारों में आम बिकने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आम खाने की शौकीन सास बहू कहाँ रुकने वाली थी। दोनों घर में रखे राशन के पैसे लेकर आम खरीदने बाजार निकल पड़ती हैं। माँ जी, देखिए सभी के ठेले मीठे रसीले आमों से भरे हुए हैं। वो देखिए माँ जी, मालदे आम, मुझे तो यही चाहिए। अरे हाँ बहू, आज आप तो हम सास बहू ये मालदे आम ही चखेंगे। दोनों सास बहू आमों से भरे एक ठेले पर आती हैं। तभी लालू नाम का ठेले वाला कहता है, अरे कहो चाची, कौन सा आम चाहिए, मालदे या बिज्जू आम? अरे जल्दी से ये मालदे आम दे दो। अरे भैया, तुम्हारे यहाँ मीठे तो होंगे ना? अरे बिल्कुल भाभी जी, एकदम इमरती जैसा मीठा है। फिर तो तुम 5 किलो आम दे दो। लालू दोनों सास बहू के सर चढ़ी आम खाने की खुमारी देखकर बाजार के 3 गुना दाम से उन्हें आम बेच देता है और दोनों सास बहू घर आकर मजे से आम खाने लगती हैं। अरे वाह, इन आमों का भी क्या कहना, एकदम अमृत के जैसे मिठास भरी है। अरे माँ जी, मजा तो इन मालदे आमों को खाने में ही है। वो कहीं ये सारे आम गूदों से भरा हुआ है। दोनों सास बहू आम खाने में इस तरीके से खो जाती कि आम खा खा कर उसके छिलके चौखट पर फेंकने लगती हैं। तभी उनके पति घर में आते वक्त आमों के छिलकों पर धड़ाम से गिर जाते हैं। अरे दादा, ये तुम दोनों सास बहू ने चौखट पर क्या रायता फैला रखा है? आम खा खा कर छिलके इधर उधर क्यों फेंक रही हो? दोनों सास बहू का ध्यान आम खाने पर ही बटा होता है, जिस कारण वह शंकर की बातों पर ध्यान नहीं देती, जिस कारण शंकर गुस्से से भरकर बोलता है, अरे लालची लुगाइयों, मैं तुम दोनों से ही बात कर रहा हूँ। ऐसा भी आम खाने में क्या मगन हो गई हो जो तुम्हें मेरी बात भी सुनाई नहीं दे रही? रहने दीजिए पिताजी, आम खाने के आगे इन सास बहू का पेट पहाड़ हो गया है, इन्हें आपकी बातें सुनाई नहीं दे रही। अनिल शंकर को ले जाकर बिस्तर पर लिटा देता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। हर दिन के साथ दोनों सास बहू की आम खाने की आदत और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। वो कभी गांव की गलियां आम बेचने वालों को गुजरता देखकर आम खरीदती, तो कभी बाजार से बजट के बाहर से आम खरीद कर खाती। एक दिन शंकर शीला को पैसे देते हुए कहता है, अनिल की माँ, ये 10,000 रुपए हैं, इसे घर खर्च के लिए रख दो। इसके बाद शंकर और अनिल काम पर निकल जाते हैं और खुशबू कहती है,
माँ जी, 2 दिन से एक भी आम नहीं खाया, मुझे आम खाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे बहू, तू चिंता क्यों करती है? ये देख, तेरे ससुर ने मुझे 10,000 रुपए दिए। चल, आज हम खूब सारे आम खरीदेंगे। इसके बाद दोनों सास बहू सारे पैसे खर्चा करके आम के कई सारे कैरेट खरीद कर घर ले आती हैं और आमों की टोकरी पर टूट पड़ती हैं। खुशबू बहू, चल आज हम सास बहू रेस लगाकर आम खाते हैं। ठीक है माँ जी, मगर ज्यादा आम तो मैं ही खाऊंगी। दोनों सास बहू स्पीड के साथ आम की स्लाइस खाने लगती हैं। देखते देखते वह पूरे 2 कैरेट आम खा जाती हैं। बाकी के बचे खुचे आमों से मैंगो शेक बनाकर रख देती हैं। तभी दोपहर की चिलचिलाती धूप पड़ने पर दोनों के पति पसीने से भीगे हुए घर आते हैं। अरे बाप रे, ये गर्मी ना आफत लेकर आती है। अनिल, तू ऐसा क्यों बोलता है? अब गर्मी आए बिना हमारे आमों का सीजन नहीं शुरू होता। अरे माँ, तुम भी अजब गजब की बातें करती हो। ये गर्मी के मारे मेरे पिताजी की हालत पतली हो रही है और तुम्हें आम खाने की पड़ी हुई है। अरे कुछ पीने को लाओ। खुशबू ग्लास भरकर अपने पति और ससुर को मैंगो शेक पीने को देती है, जिसे पीते ही अनिल खुशबू से पूछ पड़ता है। अरे खुशबू, ये इतना सारा मैंगो शेक कहाँ से आया? अजी, सुबह ससुर जी ने माँ जी को जो पैसे दिए थे ना, हमने उससे बहुत सारे आम खरीदे थे और मस्त होकर आम खाया था। हमें बड़ा ही मजा आया। ये सुनकर शंकर और अनिल के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और शंकर दोनों सास बहू को सुनाना शुरू कर देता है। अरे रे रे रे, तुम दोनों सास बहू आम के पीछे पगला गई हो क्या? अरे दिन भर पसीना बहाकर हमने वो पैसे कमाए थे। तुम दोनों सास बहू पूरे के पूरे 10,000 रुपए आम के दाम में दे आई। पता नहीं कैसे पटेलू पत्नी पल्ली पड़ी है हमारे। नाथ नारायण जाने इन सास बहू की ये आदत कैसे छूटेगी। शंकर ऐसा बोल रहा होता है, तभी शीला और खुशबू के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है और वह पेट पकड़कर बाथरूम की ओर भागती हैं। तभी खुशबू बाथरूम के अंदर घुस जाती है। अरे खुशबू बहू, दरवाजा खोल, वरना यहीं खड़े खड़े रायता फैल जाएगा। मेरे पेट में प्रेशर बन रहा है। इंतजार कीजिए माँ जी। इस तरह दिन रात बेहिसाब आम खाने के कारण दोनों सास बहू को लूज मोशन लग जाता है, जिस कारण वो दिन भर बाथरूम के चक्कर काटती रहती हैं। ये देखकर शंकर और अनिल की हंसी का ठिकाना नहीं रहता और वो कहते हैं, अरे किसने कहा था आप दोनों सास बहू को इतनी चट्टो चटोरी बनने को? अब आया मजा? अरे चुप करो तुम दोनों बाप बेटे। हम सास बहू के जले पर नमक मत छिड़को। अगर पता होता कि आम खाना जीना हराम कर देगा तो इतना थोड़ी खाते। उस दिन के बाद से आम खाने की शौकीन सास बहू बेहिसाब आम खाने पर ब्रेक लगा देती हैं, जिससे दोनों के पति सुकून की सांस लेते हैं। अरे बहू, ये ले, मैं सब्जी ले आई हूँ, जल्दी से खाना बना ले। विक्रम भी काम पर से आता ही होगा। ठीक है माँ, मैं अभी बना देती हूँ। गायत्री की बात मानकर श्वेता रसोई में चूल्हा जलाती है और घिया की सब्जी बनाने लगती है। कुछ ही देर में श्वेता की ननद तनीषा आती है और अपनी भाभी से पूछती है, क्या बना रही हो भाभी जी? माँ जी ने घिया ला कर दिया था, बस वही बना रही हूँ। लेकिन घिया तो मैं खाती ही नहीं हूँ। आप मेरी पसंद की सब्जी क्यों नहीं बनाती हो? गायत्री उसकी बातें सुनकर कहती है, अरे बेटी, तू तो जानती है ना कितनी परेशानी चल रही है इस समय हमारी जिंदगी में। तुझे थोड़ा सा देखभाल करके बोलना चाहिए। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आज मैं खाना खाऊंगी ही नहीं। ऐसा कहकर तनीषा अपने कमरे में चली जाती है। जब से विक्रम जी की नौकरी से उनकी पोजीशन घट गई है, तब से ही घर में परेशानियां आती जा रही हैं। चिंता मत कर बहू, एक ना एक दिन ये परेशानियां खत्म हो ही जाएंगी। ऐसा कहकर गायत्री भी चली जाती है और श्वेता सबके लिए घिया की सब्जी और रोटी बना लेती है, जिसके बाद वह टेबल पर लगा देती है। तनीषा, चलो घिया की सब्जी खा लो आज। कल तुम्हारे भैया से तुम्हारे पसंद की सब्जी मंगवा दूंगी, तुम वही खा लेना जो तुम्हारा दिल करेगा। श्वेता की बात मानकर तनीषा खाने की टेबल पर आ जाती है, जहाँ गायत्री और वीरेंद्र बैठे होते हैं। बाबूजी, खाना शुरू करिए ना, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अरे बहू, तुम तो जानती हो ना, जब तक विक्रम नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे उसे आ जाने दो, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। देखा ना माँ जी आपने, ये बाप बेटे का प्यार कितना ही अलग है। श्वेता की बातों पर गायत्री हंस पड़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर विक्रम ड्यूटी से आ जाता है। उसका मायूस उतरा हुआ चेहरा देखकर घर के सभी लोग उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत उदास नजर आ रहे हो। क्या तुम मुझे अपनी परेशानी के बारे में कुछ बताओगे? बताने लायक कुछ है ही नहीं माँ, मेरी नौकरी छूट गई है। ये सुनते ही घर के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। अरे ये तू क्या कह रहा है बेटा? अरे अगर तेरी नौकरी छूट गई
तो अब हमारा क्या होगा? इस घर में करता धरता तो तू ही है। चिंता मत करो पिताजी, मैं कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढ ही लूंगा। उस दिन कोई भी ढंग से खाना नहीं खाता, या फिर ये समझ लो वो उनका आखिरी खाना था। अगले दिन घर पर कमेटी वाले आ जाते हैं। देखो, आपके बेटे ने अपनी शादी के लिए कर्जा उठाया था, अब उसकी भरपाई तो करनी होगी। सुना है आपके बेटे की अब नौकरी भी छूट गई है, वो कर्जा कैसे चुका पाएगा, इसलिए हम इस घर की नीलामी के लिए आए हैं। दुर्योधन ऐसा कहकर घर की नीलामी शुरू कर देता है। अरे ऐसा मत कीजिए, हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए भाई साहब, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, ये तो कंपनी वालों का फैसला है। तुम्हारे घर की नीलामी तो होकर ही रहेगी। कुछ ही देर में उनके घर की नीलामी हो जाती है, जिसके चलते वो अपना जरूरी सामान घर से निकाल लेते हैं और एक किराए के मकान पर जाकर रहने लगते हैं। अगर भैया को नौकरी नहीं मिल रही तो क्यों ना मैं ही नौकरी ढूंढ लूं, वैसे भी सारा दिन तो मैं घर पर ही रहती हूँ। लेकिन बिटिया, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। तुम अभी पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद नौकरी के बारे में सोचना। पिताजी, पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और फिर वैसे भी जब तक पैसा नहीं होगा तो मैं घर पर ही रहूंगी। इससे अच्छा है कि मैं खुद मेहनत करके पैसा कमाऊं और आप लोगों की मदद भी करूं और साथ में पढ़ाई भी करूं। तनीषा अपने डॉक्यूमेंट्स लाती है और ऐसा कहने के बाद नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाती है। सुबह से शाम हो जाती है और धूप में यहाँ से वहाँ काम ढूंढते ढूंढते उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, शाम भी हो गई है, अब मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। तनीषा ऐसा कहने के बाद वापस अपने घर आ जाती है, जहां उसके भैया की लड़ाई उसके मकान मालिक से हो रही होती है। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही पैसे आएंगे तो हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। तुम जैसे गरीबों से किराया तक नहीं दिया जाता, किसी के घर में किराए पर क्यों रहते हो? अगर मुझे मेरा किराया नहीं मिला तो सोच लेना, इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा तुम्हें। ऐसा कहकर मकान मालिक वहां से चला जाता है, जिसके बाद ये देख तनीषा को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। अरे तनीषा, तुम आ गई? क्या रहा तुम्हारा? कहीं नौकरी लगी या नहीं? नहीं भाभी, मेरी कहीं भी नौकरी नहीं लगी। कोई बात नहीं, तुम पूरे दिन से भूखी होगी, चलो कुछ खा पी लो। श्वेता अपने हिस्से के दाल चावल तनीषा को खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। सबने खाना खाया लेकिन आपने खाना ही नहीं खाया। तुम सभी को खाना खाते हुए देख मेरा पेट भर गया है, चलो अब तुम सो जाओ। घर के सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन रात भर सब लोग यहाँ से वहाँ करवटें बदलते रहते हैं। किसी को भी नींद नहीं आती। आधी रात के समय खाना ना खाने की वजह से बेचारी श्वेता के पेट में दर्द होने लगता है और वो दर्द की वजह से उठ जाती है और थोड़ा टहलने के लिए घर के बाहर आ जाती है। दर्द हो रहा है पेट में, अब मैं क्या करूं? तभी वहां तनीषा जाती है। भाभी, मैं जानती हूँ कि आपने हम सभी के लिए खाना बनाया, लेकिन आपकी बारी पर खाना ही खत्म हो गया और आपने कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से आपको पेट में दर्द भी हो रहा है। आप बहुत अच्छी हो भाभी। अरे नंद जी, ये सब तो चलता ही रहता है। घर के आंगन में वो दोनों ननद भाभी यहाँ से वहाँ घूम रही होती हैं और घूमते घूमते घर के पीछे की तरफ चली जाती है, जहाँ पर उन्हें केसर की खेती नजर आती है। अरे तनीषा, जो मैं देख रही हूँ क्या वही तुम्हें भी नजर आ रहा है? क्या सच में ये केसर की खेती है? हाँ हाँ, आपने सही कहा, ये तो केसर ही है, लेकिन इतनी महंगी खेती हमारे घर के पीछे कैसे हो रही है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जानती हो ना केसर कितना महंगा बिकता है। अगर हमने इसे बेचा तो हम खूब पैसा कमा सकते हैं। भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, चलो इसे तोड़कर घर में ले चलते हैं। दोनों नंद भाभी घर के पीछे से केसर तोड़ती हैं और उसे अगले दिन बेचने के लिए बाजार में चली जाती हैं, जहां वह दुकानों से थोड़े सस्ते दामों पर केसर बेचना शुरू कर देती हैं। केसर इतना अच्छा था कि गांव के सभी लोग उनसे उनका सारा केसर खरीद लेते हैं, जिससे दोनों नंद भाभी के हाथों में बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। भाभी, इतने पैसे तो भैया की एक तनख्वाह में भी नहीं आते थे। ये मान लो कि भैया जब 3 से 4 महीने काम करेंगे तो इतने पैसे कमा पाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ भाभी, आपने तो कल रात से ही खाना नहीं खाया, चलो कुछ खा पी लेते हैं। तभी उन्हें एक रेस्टोरेंट नजर आता है। बेशक मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज हम सभी एक बड़े से रेस्टोरेंट में पेट भरकर खाना खाएं। चलो घर चलकर माँ, बाबूजी और तुम्हारे भैया को भी लेकर आते हैं। दोनों नंद भाभी घर पहुंचकर पूरे परिवार के साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं, जहां वह सभी अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर करते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं।
आज के इस दिन ने हमें पुराने दिन याद दिला दिए, जब हम इसी प्रकार बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया करते थे। चिंता मत कीजिए माँ जी, आज के बाद हम फिर से अक्सर इन बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने आया करेंगे। रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद वो सभी वापस घर आ जाते हैं और उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद दोनों नंद भाभी केसर की खेती करते करते अपने हालातों को बदल लेती हैं, जिसके चलते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उनका केसर का बिजनेस अच्छा खासा चलने लगता है, जिसमें विक्रम उन्हें पूरा सपोर्ट करता है। कहते हैं ना, जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता भी खोल देता है। कहाँ तो हम बहुत गरीब हो चुके थे और अब देखो पहले से ज्यादा कमाते हैं, बस किसी की नजर न लगे। उस दिन के बाद से वे सभी खुशी खुशी अपने जीवन में रहने लगते हैं।